गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग की आज की क्लास जो होने वाली है ये क्लास है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में हम लोगों ने लास्ट 2 चैप्टर्स को फिनिश कर लिया था। अब इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें से कुछ पोर्शन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ करेंट, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एक्सेट्रा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर, इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मीनिंग किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होगा उसी रेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो करंट क्या है? करंट सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ज के फ्लो होने का रेट है। कहने का मीनिंग चार्ज अगर हाई स्पीड से फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में करंट का अमाउंट हाई होगा, और अगर चार्ज लो स्पीड से फ्लो हो रहा है तो इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि उसमें जो करंट का अमाउंट है वो क्या होगा? लेस होगा। तो आप डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो डेफिनेशन क्या आएगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of conductor is called electric current, is called electric current। और इसको हम लोग इंडिकेट कराते हैं, it is denoted by स्मॉल आई और कैपिटल आई। इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं? या तो स्मॉल आई से इंडिकेट कराते हैं या फिर इसको कैपिटल आई से इंडिकेट कराते हैं। और साथ में इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है एम्पियर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर को किससे डिनोट कराते हैं? कैपिटल ए से। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई और कैपिटल आई एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कैपिटल ए। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? कैपिटल ए या फिर एम्पियर होगी। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आएगा, करंट का फॉर्मूला आएगा करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम आई से डिनोट कराते हैं, सिमिलरली चार्ज को हम क्यू से डिनोट कराते हैं एंड टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कराते हैं। तो आई इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन टी। लेकिन ये तो किसके लिए फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया हमारा जब हमें टोटल चार्ज गिवन हो, टेक, और साथ में हमें टोटल टाइम भी गिवन हो। लेकिन अगर हमें सपोज इनकेस बोला गया है, सपोज स्मॉल चार्ज डी क्यू क्या हो रहा है? स्मॉल चार्ज डी क्यू इज फ्लोइंग फॉर, या स्मॉल चार्ज डेल क्यू इज फ्लोइंग फॉर टाइम डेल टी। क्या बोला गया कि अगर इन केस सपोज एक स्मॉल चार्ज है डेल क्यू, ये स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम डेल टी के लिए फ्लो हो रहा है, तब उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। और हम ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर इन केस डेल टी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, इन केस क्या हो? द वैल्यू ऑफ डेल टी इज़ वेरी स्मॉल, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिमिट इंक्लूड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? आई इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। और फिर हमें ये भी पता है कि अगर किसी भी चेंज के रेशियो के आगे लिमिट इंक्लूड हो जाए तो फिर वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहीं पर हमारा फिर करंट का फॉर्मूला आ जाएगा I = dq/dt। करंट का फॉर्मूला हमारा नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, I = dq/dt। और इस करंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो फॉर्मूला निकला है I = dq/dt, इस करंट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन ए कंडक्टर आर स्मॉल n। अगर क्या हो, किसी कंडक्टर में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या है, Q = कितना आ जाएगा, Ne। तो हमारा I = आ जाएगा Ne/T। ये भी एक क्या है, करंट का एक डिफरेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ से हमारे करंट के फॉर्मूले आ गए, I = Q/T। सिमिलरली I = dq/dt। देन Q = Ne पुट कराएं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी I = Ne/T। इतना समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ। सेकेंड टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। समझिए इसको, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है इफ़ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या है कि अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड हो, कहने का मीनिंग फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज ना हो। और फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो गई, फिजिकल कंडीशन हो गया टेम्परेचर, नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कौन से मेटल से बना हुआ है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब क्या है, कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ़ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कहने का मीनिंग अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज ना किया जाए तो उस कंडक्टर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा इफ़ फिजिकल कंडीशंस remains unchanged then potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। क्या बोला गया है कि उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो अगर हम सपोज कर लें पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ से आ जाएगा V ∝ I। ये बोला गया स्टेटमेंट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V ∝ I। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके अगर इक्वल टू का साइन पुट कराया जाए तो हमेशा वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी V = RI। यहाँ पर जो R है वेयर R इज a proportionality constant। R क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको क्या बोला जाता है, इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है, इसको किससे बुलाते हैं, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल्स टू आर आई। स्टेटमेंट वही है कि अगर फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशन इन द सेंस लेंथ, टेम्परेचर, मेटल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें कोई भी चेंज ना किया जाए तो उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन V proportional to I, hence V equal to RI, where R is a proportionality constant and is known as resistance। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा जो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला तो क्या आया है, V equals to RI। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें V एंड I में ग्राफ ड्रॉ करना हो, ध्यान से देखो क्या है, V इक्वल्स टू RI। अगर हमें V एंड I में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो जरा इसको कंपेयर कराओ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ऐसी इक्वेशन या फिर एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। ये इक्वेशन होती है द इक्वेशन। देन और इसका ग्राफ कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ V एंड I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये हो गया पोटेंशियल एक्सिस, ये हो गई करंट एक्सिस। तो इन दोनों में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंडिकेट कराएगा R को। R मीन्स रेजिस्टेंस। किसको इंडिकेट कराएगा, ये R को इंडिकेट कराएगा। इसका जो स्लोप होगा, कहने का मीनिंग स्लोप मतलब इसका जो झुकाव होगा, वही झुकाव ही यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कराएगा, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को। अब नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझिए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि रेजिस्टेंस इज अ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कहने का मीनिंग, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वह उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच it oppose the flow of current in the conductor। क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की या मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। उसी प्रॉपर्टी को ही बोला गया है इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी उसी प्रॉपर्टी को बोला गया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसको किससे इंडिकेट कराते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओम। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, ओम, और ओम का जो साइन होता है वो ये साइन होता है। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये करंट फ्लो का अपोज करता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये प्रॉपर्टी आई तो आई कहाँ से। तो देखिए समझते हैं। हम लोगों को इतना पता है कि कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में एटम होता है। एटम में सबसे छोटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं
इन इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ में कोलिजन होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसको हमने बोला था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या होता है यहाँ पर आयंस का एक कोलिजन होता है। तो जब यहाँ पर कंटिन्यूसली आयंस का कोलिजन होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है उस एवरेज स्पीड में एक डिक्रीमेंट आ जाता है, जिसको ही हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्पीड में डिक्रीमेंट हुआ चार्ज की तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि करंट में भी क्या हो गया, एक डिक्रीमेंट हो गया, और उसी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज करो कि अभी आपको मॉर्निंग के टाइम पर आप इसी राट वाले रोड में जा रहे हो, तो रास्तों पर क्या होती है, भीड़ नहीं होती है, बहुत आपकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसे दिन भेजा जाए जाने के लिए जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है कि यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूसली आयंस के साथ में कोलिजन होता रहता है। तो आयंस के साथ में कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड होती है उसमें एक डिक्रीमेंट आ जाता है, और इसी डिक्रीमेंट को ही हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है किस वजह से आई है, किस वजह से आई है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कहने का मीनिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चलिए हम डिस्कस कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। चलिए, इसका पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कहने का मीनिंग, कंडक्टर जिस भी मटेरियल से बना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है कि द रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। क्या बोला गया है कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एंड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद सोचिए कि अगर इन केस मटेरियल ही चेंज करा दिया जाए, ठीक, सपोज आयरन है, आयरन की जगह पर कॉपर ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, जब मटेरियल ही चेंज हो जाएगा तो मटेरियल के चेंज होने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। देन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हैंस हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। सेकेंड डिपेंडेंसी आती है ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, समझिए इसको। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हैंस हम बोल सकते हैं कि अगर इन केस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
is directly proportional to the length of कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आता है थर्ड डिपेंडेंसी। थर्ड डिपेंडेंसी क्या है? ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस पर डिपेंड करता है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। और किस तरीके से डिपेंड करता है उसको समझो कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोला गया है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मीनिंग कि अगर इन केस किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करा दिया जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मीनिंग अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, कोई पतला वायर है, अगर उसी वायर को मोटा कर दिया जाए तो उस वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज inversely proportional to the area of क्रॉस सेक्शन। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हमने क्या सपोज कर लिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लिया। अब इसके बाद लास्ट डिपेंडेंसी आती है ऑन द टेम्परेचर। ऑन द टेम्परेचर, समझो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो किस वजह से है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा है उसी कोलिजन की वजह से ही यहाँ पर क्या सी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है। अगर इन केस क्या किया जाए, सपोज कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड कंडीशन में चले जाएंगे। कहने का मीनिंग उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो रहा था वो कोलिजन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो गए तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल ऑल्सो बी इंक्रीज। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस will also be increases। क्या होगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन हमारी आर प्रोपोर्शनल टू एल कब? व्हेन रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड इक्वेशन है आर प्रोपोर्शनल टू 1/a व्हेन
द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, R प्रोपोर्शनल टू L भी है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A भी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/A, R L के भी प्रोपोर्शनल है, R 1/A के भी प्रोपोर्शनल है। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा के इक्वल टू का साइन अप्लाई कराएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, और यहाँ पर वो कांस्टेंट आता है रो। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा R इक्वल्स टू रो L/A। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, R इक्वल्स टू रो L/A, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ पर क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पर रो को हम बोलते हैं वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना हो किसका, अगर हमें इनकेस यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फाइंड करनी हो रो की, देखो R इक्वल्स टू की वैल्यू क्या आई, R इक्वल्स टू आया रो L/A, देन यहाँ से रो इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, रो इक्वल्स टू वैल्यू आएगी R टेक A/L। अगर हम यहाँ रो का फॉर्मूला फाइंड करें तो क्या आएगा, रो इक्वल्स टू RA/L। देन जरा पुट कराओ, R की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी ओम मीटर। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसकी हो जाएगी, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टिविटी की। इतना समझ में आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रो क्या आ गया हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कभी भी कंडक्टर की लेंथ या फिर कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस ज़रूर डिपेंड करता है लेंथ पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है करंट डेंसिटी। समझो, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। कहने का मीनिंग, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से जितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी उसी अमाउंट ऑफ करंट को ही बोला गया है करंट डेंसिटी। यहाँ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आ जाएगी द अमाउंट ऑफ करंट flowing in per unit area of cross section of a conductor
is called of a conductor is called current density. It is denoted by J. इसको आप किससे इंडिकेट कराते हैं? करंट डेंसिटी को स्मॉल j से इंडिकेट कराते हैं। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल j। अगर हमें यहाँ करंट डेंसिटी के फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला आ जाएगा करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या जाएगा? करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं J इक्वल्स टू I अपॉन A। अब अगर हमें इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करनी है तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आ जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट एम्पियर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना आपको राइट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है? घर पे पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू।